ये वहां के उस इलाके के मोस्ट वांटेड लोग हैं जिनकी रिपोर्ट है, ये भी आपको दी जा सकती है कॉपी। और अब जरा देखिए ये तस्वीरें अमन अवार्ड जिनको अमन अवार्ड दिया गया है, कैसी बंदूक लिए पीछे एंटी एयरक्राफ्ट। ये अच्छा जी नहीं देखी तो ये देखिए, सुनोरो इसका नाम सुनहरो है और इसको हम दिखाएंगे सरदार साहब के साथ कहां का तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये देखिए जी, ये सरदार साहब हैं और जिस पे सर्कल बना हुआ है वो सुनहरो साहब हैं। फिर जनाब एक और तस्वीर में देख लें अगर उसमें क्लियर नहीं है, और यही वो सुनहरो साहब हैं दोबारा जिनकी तस्वीर है। लड्डो साहब और सुनहरो साहब दोनों के नाम FIR हैं। ये इनके राइट एंड लेफ्ट हैंड मैन हैं। हम डिमांड करते हैं कि ये अवार्ड वापस लिया जाए, आजी साहब पूरी इंक्वायरी करें, और ये जो जाली केस इम्तियाज शेख ने कोर्ट के अंदर लेके गया हुआ है, हम सिंध हाई कोर्ट को कहते हैं इसकी एक जुडिशियल कमीशन बनाएं कि एक IG आता है तो वो पिछले IG की और SP की जो पोस्टेड है उसकी रिपोर्ट को रद्दी के बिन में कैसे डाल सकता है। दिस इज नॉट अलाउबल, दिस विल नॉट बी अलाउड। आपको कुछ और कहना है? यहां पब्लिक सर्विस का पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन के मेंबर मेरे साथ अली अजीज साहब बैठे हुए हैं और इन्हीं ने आपको बताएंगे कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन की धज्जियां कैसे उड़ा रहे हैं। 3 माह से इजलास नहीं हुआ, बाकी आप बताइए। इस पे जिस पे अमन अवार्ड दिया गया, इस पे भी बड़ा रेजोल्यूशन जितने भी मेंबर्स हैं सेफ्टी कमीशन के उनका भी है, और 4 महीने से इजलास सेफ्टी कमीशन का नहीं हुआ। एग्जैक्टली ये वैसे ही है जैसे मुझे नजर आ रहा था कि ये सिर्फ एक दिखावा है पब्लिक सेफ्टी कमीशन का और कुछ नहीं है। क्योंकि जहां पब्लिक सेफ्टी कमीशन की अगर जब जरूरत होती है तो फिर ये ऐसे काम नहीं होते कि किसी क्रिमिनल को आप पीस अवार्ड दें। तो बुरा हाल है सिंध का इस वक्त, और मुझे अफसोस है कि IG साहब आए हैं। IG साहब को नहीं पता कि ये क्या है। IG साहब पर जबकि यहाँ के हैं, DIG भी रह चुके, एडिशनल IG भी रह चुके पहले। पब्लिक सेफ्टी कमीशन नहीं बनी अभी तक हकीकत में जिस तरीके से पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनती है, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक बहाना है, दिखावा है और कुछ नहीं है। 4 दफा कितनी दफा हम अपील कर चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि कमीशन का इजलास बुलाया जाए, कमीशन का इजलास बुलाया जाए, कोई कुछ नहीं हो रहा। उसमें 4 महीने हो गए इस बात पे। तो ये सब आप सोच सकते हैं कि आगे क्या हाल है क्या नहीं है। बजट ये कुछ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें पहली दफा एक नए शख्स को BMW के साथ बैठे हुए कुछ देखा। तो चांद भाई कुछ फिल्मदी याद आ गया तो मैं अगर इजाजत हो तो अता करूं। आना था सईद को, आना था सईद को, सईद के मतलब समझते ना, खुशी को। आना था सईद को, वो रंजीदा हो गया। वो आना था सईद को, वो रंजीदा हो गया। एक मुंह बंद है, इसके मुंह में कैश हो गया, यानी मुकेश हो गया। इसका मुंह है बंद के मुंह कैश हो गया। रह गया मदद को सिर्फ नासिर जो काबिल रहम हो गया। रह गया मदद को सिर्फ नासिर, नासिर मददगार होता है। रह गया सिर्फ नासिर मदद को, नासिर जो काबिल रहम हो गया। वो बेचारा है शौक में, वो फिर बर्बाद हो गया। और उसका शौक आपको पता है एक ही है, CM बन जाऊं। वो बेचारा है शौक में, वो फिर बर्बाद हो गया। समझ आता इसको आता नहीं है कुछ, पूछता है बार बार क्यों, समझ आता नहीं है इसे कुछ, पूछता है दीवानों की तरह ये बताओ मुझको कि माइक्रो है क्या, मिनी है क्या, बजट है क्या, इंसाफ है क्या। काबिलियत का इतराफ कर लिया तो तुमने, आज मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब कुछ है क्या। ठीक है, आज मैं बताऊंगा तुमको ये सब कि ये सब कुछ है क्या। तो मैं दोस्तों उन्हीं ने कहा कि हम इस बजट के आगाज से शुरू करते हैं। इसके अंदर वो कहते हैं कि वफाक ने सिंध के साथ सलूक अच्छा नहीं किया।
बात सारी ये है कि ये झूठ बोलते हैं, ये धोखा देते हैं, ये लोगों के साथ सच नहीं बोलते। मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब फाइनेंस के बारे में बात करता हूं तो एनएफसी अवार्ड के ऊपर हुकूमत का एक काम है, सिर्फ टैक्स जमा करे। जितना टैक्स जमा होता है उसके हिस्से जो होने वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो तयशुदा है उसके लिहाज से हिस्से बांट देता है। ये जब बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि वफाक की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही जिसकी वजह से सिंध को उसका हिस्सा नहीं मिला, ये कहते हैं सिंध को उसका हिस्सा नहीं मिला। यानी ऐसा तासुर देते हैं कि बाकी सूबों को उतना मिला जितना उनसे वादा किया था, सिंध को नहीं दिया, इसे कि सिंध में पीपीपी की हुकूमत है। यह सरासर झूठ है। इस बात को मैं आप तमाम सहाफियों से कहता हूं, इसको हाईलाइट करें। इससे क्या होता है, वो सिंध में बाकी सूबों के और वफाक के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। वो सिंध कार्ड हर वक्त खेलते हैं जिसको मैं सिंध कार्ड कहता हूं, यानी गुनाह का कार्ड। ये गुनाह का कार्ड है कि कौम में तफरका पैदा करना। कुरान भी कहता है कि खुदा उन लोगों से नफरत करता है जो कौम में तफरका डालते हैं। तो इनको तफरका डालने से रोकना आप सहाफी बादरी का उतना ही अहम है। दूसरी बात उन्होंने कही कि वफाक को कोरोना से काम करना नहीं आया। ये एक चार्ट है और यह पढ़ के भी सुना दूंगा, लेकिन यह है वर्ल्ड बैंक की साइट है स्टैटिस्टा, और मैं आपको बताता हूं कि कोरोना ने क्या किया। ग्रीस में 9.7% कमी हो गई जीडीपी में, इटली में 9.5 हो गई, स्पेन में 9.4 हो गई, यूनाइटेड किंगडम में 8.3 हो गई, फ्रांस में 8.2 हो गई, आयरलैंड में 7.9 हो गई, साइप्रस में 7.4 हो गई, बुल्गारिया में 7.2 हो गई, हंगरी में 7% हो गई, पुर्तगाल में 6.8% कम हो गई, स्लोवेकिया में 6.7% कम हो गई, जर्मनी में 6.5% कम हो गई, पोलैंड में जो सबसे ज्यादा कम आई है वो पोलैंड में 4.3 है। मैंने बहुत सारे ममालिक के नाम छोड़ दिए हैं, जिन हजरात को इसकी तस्वीर लेनी हो वो आके तस्वीर ले लें। अब वो मुझे बताएं कि जब हुकूमत पाकिस्तान जिसने नेगेटिव 0.4 दिया उसका परफॉर्मेंस को अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? सबसे ज्यादा ये अभी यूरोप का बताया, अभी अमेरिका, ब्राजील, बाकी मुल्कों का नहीं बताया, सिर्फ यूरोपियन यूनियन का एक बताया। दुनिया में तमाम मईशतें सुकड़ी हैं इस कोरोना की वजह से। जब आप एक पूरे मुल्क को 100 दिन लॉकडाउन कर देंगे तो उसकी मईशत बढ़ेगी या घटेगी? एक तरफ लॉकडाउन भी मांगते हो, दूसरी तरफ मईशत का बढ़ाव भी मांगते हो। मैं आपको पागल नहीं कहूं तो क्या कहूं? इसीलिए तो मैं कह दिया ना कि जहालत की बातें करना बंद करो। जो मैं फिर से पढ़ दूंगा आखिर में वो शेर, अब आपको समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अब मेरे पास मैंने अपने कुछ दोस्तों की मदद से बड़ी तेजी से मैं जाऊंगा, ये हमने इकोनॉमिक पेपर बनाया, ये भी आपको मिल जाएगा, आपको सबको पोस्ट कर दूंगा। मैं बड़ी तेजी से चलता हूं। सबसे पहली बात कि शुरू हमें वहीं से करना पड़ता है क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है कि हमें मिला क्या था, 2018 में मिला क्या था। एक इकोनॉमी जो क्राइसिस में थी, फिस्कल और मैक्रो दोनों में। करंट अकाउंट डेफिसिट तारीख का सबसे ज्यादा था 19.9 बिलियन यानी 20 बिलियन के करीब। ट्रेड डेफिसिट तारीख का सबसे बुलंद था 32 बिलियन। इंपोर्ट थे 56 बिलियन और एक्सपोर्ट थी 24 बिलियन, तो 32 बिलियन क्या हुआ? ट्रेड डेफिसिट हुआ। एक्सपोर्ट जीरो ग्रोथ थी 5 साल से। 5 साल से एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं थी, वही थी जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, पूरे पीएमएलएन के दौर में वही रही। फॉरेन एक्सचेंज 9.7 बिलियन थे और जैसे ही हम आए हमें 10 बिलियन का कर्जा अदा करना था, कर्जे की किस्त थी जो ड्यू थी। फिस्कल डेफिसिट 6.6% था। ग्रॉस पब्लिक डेट एंड लायबिलिटी 30 ट्रिलियन थी। फॉरेन डेट 95 बिलियन था। सर्कुलर डेट 1200 बिलियन था।
स्टेट एंटरप्राइजेस लॉस में थी, और ये कहते हैं ना कि देखिए इन सब की रूह फना हो जाती है जब एक जुमला आ जाता है किसी के पास नैब की तरफ से, एसेट बियॉन्ड मीन्स। एसेट बियॉन्ड मीन्स पे इन सब की जान खता होती है, खून खुश्क होता है। इन्हीं ने पाकिस्तान को लिविंग बियॉन्ड मीन्स कर दिया था। जब आपकी मीन्स से ज्यादा आप खर्चा करेंगे तो आप मुल्क को तकलीफ में डालेंगे। और आपको पता था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान जो 145वें नंबर पे था 2011 में, वो 2018 में 152वें नंबर पे आ गया। फिर हमने किया क्या? करंट अकाउंट डेफिसिट को 32% कम किया, 13.6 बिलियन रह गया 32 से। 7.7 बिलियन हम लेके आए बायलैटरल अरेंजमेंट लॉन्ग टर्म लोन में मुल्कों से। 3 बिलियन सऊदी अरेबिया से, 2 बिलियन यूएई से, 2.24 बिलियन चाइना से और 0.5 बिलियन कतर से। 4.3 बिलियन तेल जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे लिया। आईएमएफ प्रोग्राम जो हमें पसंद नहीं है लेकिन मुल्क की खातिर हमें लेना पड़ा, उसके जरिए 6 बिलियन आए। 4 बिलियन फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक और दिए। किस किस ने दिए? वर्ल्ड बैंक ने 1.3 बिलियन दिया, एडीबी ने 1.6 बिलियन दिया और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 1.1 बिलियन दिया। हमारे जब खान साहब कहते हैं कि हुकूमत अच्छी होती है तो लोग पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेज में 2 बिलियन का इजाफा हुआ, जो तारीख में सबसे ज्यादा था। 21.8 बिलियन हो गया। सिविल गवर्नमेंट ने अपना बजट जो था वो 68 बिलियन से 59 बिलियन पे लाए। 68 to 59, 8 बिलियन रुपए का खर्चा कम किया सादगी लाके। मिलिट्री बजट को आप तीसरा साल है कि फ्रोजन किया हुआ है। हमने एक मुश्किल टारगेट दिया था एफबीआर को, जब दिया था तब भी कहा था कि ये मुश्किल है 5.5, लेकिन जब इंसान बड़े टारगेट सेट करता है तभी वो बड़े काम करता है। हमारा तो लीडर वो है जो शौकत खानम बनाता है, जो नमल बनाता है, जो 2 पार्टी का निजाम तोड़ता है। वो हमेशा मुश्किल काम अपने जिम्मे लेता है और वो करता है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 1.4 ट्रिलियन कमाया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी कोविड को तो बहाना बना रहे हैं, कोविड को बहाना बना रही है पीटीआई की हुकूमत। नहीं, ऐसी नहीं है बात। हम जुलाई से फरवरी तक की फिगर्स आपको देता हूं। 26 फरवरी को जो है कोविड का खेल शुरू हुआ, कोविड के ऊपर बमबारी शुरू हुई, इतराज शुरू हुए। उस वक्त तक क्या था? एफबीआर का टैक्स 3 ट्रिलियन पहुंच चुका था, जो 17.7% ज्यादा था मंथ टू डेट के हिसाब से। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1.3 बिलियन थी, जो कि 134% ज्यादा थी पिछले साल के मुकाबले में, ईयर ऑन ईयर। प्राइमरी बैलेंस, ये टर्मिनोलॉजी आपको मैं इस वक्त नहीं समझा सकूंगा, सब लोग जाके विकिपीडिया पे देख लें कि प्राइमरी बैलेंस बजट की एक खास टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत अहम होती है। उसके अंदर पहली दफा 177 बिलियन का इजाफा, 177 बिलियन आया, जो कि पहली दफा था 20 साल में। 20 साल में पहली दफा वो प्लस में आया, और ये था 0.4% ऑफ जीडीपी। ये फरवरी से पहले था। बजट डेफिसिट जो था 3.8% पे आ गया। कितने पे लिया था? 6.6% पे। याद है 2018 पे मैंने कहा 6.6% पे लिया था। फरवरी में ये बजट डेफिसिट 3.8% था। क्लोज किस पे हुआ है ये साल? 7.7 पे हुआ। जीरो बोरिंग फ्रॉम स्टेट बैंक को मेंटेन किया। टैक्स रिफंड 244 बिलियन के दिए, जो ईयर ऑन ईयर 117% ज्यादा हैं, 117% ज्यादा हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो 2.1 बिलियन था इस साल फरवरी तक, जबकि उससे पहले 0.9 बिलियन था। यानी कितना इजाफा हुआ? 137% का इजाफा। फिर एक्सपोर्ट जो थी वो 1.1% बढ़ी। अब ये 1.1% का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? देखिए, ये डॉलर में 1.1% बढ़ी, और अगर आप इसको रुपये में कन्वर्ट कर लें तो ये 144% बढ़ी।
144% एक्सपोर्ट बढ़ी, इससे कि डॉलर वैल्यू में ये 1.1% बढ़ी है, रुपी वैल्यू में ये 144% बढ़ जाती है। ये बात भी समझानी, इससे कि हमें वही $1 के एवज अब क्या मिलता है, 160 रुपए एवरेज। 156 भी था, आज 164 है। मैं 160 का रेट लगा रहा हूं, आप खुद लगा लीजिए। अगर 25 बिलियन की एक्सपोर्ट थी तो 25 बिलियन अगर उस वक्त 100 रुपए थी तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आज 160 से कर लीजिए, आपको ये फर्क नजर आ जाएगा कि कितना इजाफा हुआ। इंपोर्ट जो थी वो 16.2% कम हुई, रिपेटेशन 6% बढ़ी, और ये करंट अकाउंट का तो मैं कह दिया। स्टेट बैंक का रिजर्व जो है वो जो 7.2 बिलियन था जून में 7.2 बिलियन स्टेट बैंक का रिजर्व, टोटल डॉलर डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा, स्टेट बैंक का रिजर्व वो 12.3 बिलियन था फरवरी के महीने। तो ये तो हमने वो इंप्रूवमेंट्स की। फिर मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज ने पाकिस्तान की आउटलुक को फ्रॉम नेगेटिव टू स्टेबल किया दिसंबर 2019 से। कुछ किया होगा तभी किया ना, या वहां भी हमारे असर और रसूख हैं। फिर ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में पाकिस्तान 28 पॉइंट्स ऊपर गया और उसका दुनिया में दर्जा जो है वो 108 हो गया 190 में। और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को इंप्रूवर्स में टॉप 10 इंप्रूवर्स में डाला। ये सब आप लोग रिपोर्ट कर चुके हैं, मैं तो सिर्फ याद दहानी के लिए बता रहा हूं। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसको जिक्र होते थे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, इतने पे ले आए, 44,000 पे छोड़ा था, 20,000 पे ले आए, 18,000 पे ले आए। वो इंडेक्स भी जो है ब्लूमबर्ग को टॉप परफॉर्मिंग मार्केट में गया और ये भी 43,000 से ऊपर गया कोविड से पहले। जनवरी फरवरी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूएसए जो कि हॉट मनी कहलाती है, और मैं हॉट मनी के हक में नहीं हूं जाती तौर पे, लेकिन गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के तहत $3.4 बिलियन आए थे। और अब कोविड-19 के क्राइसिस ने असर क्या क्या किया वो भी बयान कर देता हूं। इससे के असरात का एक हिस्सा वो है, अब मैं इनको शर्माने के, वो नासिर शाह जिसको समझ में नहीं आता, जिसको माइक्रो भी नहीं समझ में आता, मैक्रो भी नहीं समझ में आता, इंसाफ भी नहीं समझ में आता, उसको समझाने के लिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी की अगर आप एवरेज लें, पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी 3% कॉन्ट्रैक्ट हुई। पाकिस्तान की 2.4 ग्रोथ रेट था, -4 हो गया, तो हमारी 2.8% हुई है। दुनिया की एवरेज 3% है। यूरोप के ममालिक का मैंने आपको दिखाया 9.3% से 4.3% के रेंज में जा रही थी। हमारी एक्सपोर्ट जो थी वो 47% कम हो गई, 957 मिलियन अप्रैल के महीने में और 1.8 मिलियन मार्च के महीने में। रिमिटेंसेस में कमी आई 5.5% की, यानी $1.8 बिलियन और $1.9 बिलियन अप्रैल और मार्च के महीने में। जितने ये हॉट मनी वाले थे इन्हीं ने $3 बिलियन भी निकाल लिया, जिसका हम हमेशा खदशा करते थे, लेकिन इजाजत थी। अच्छा जी, टेक्सटाइल में 26%, फूड में 20%, पेट्रोलियम में 47%, ऑटोमोबाइल में 49%, इलेक्ट्रॉनिक्स में 58% का डिक्लाइन हुआ इस पीरियड में ईयर ऑन ईयर। सर्विसेज सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, होटल, टूरिज्म और रिटेल सब बंद कर दिया गया, उसकी वजह से वो बैडली इंपैक्ट हुआ। एफबीआर की रेवेन्यू 31% कम हुई, टोटल टैक्स रेवेन्यू में 900 बिलियन का ड्रॉप आया ईयर ऑन ईयर। बजट डेफिसिट बढ़ गया और अब जो है 9% तक जाने की उम्मीद है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस डिले हो गई, यूरो बॉन्ड का लॉन्च डिले हो गया, लेकिन इस पूरे अरसे में इन्फ्लेशन भी जो कि 13-14% पे चल रही थी वो 8 या 2%। अब हमने किया क्या क्या वो भी बड़ी तेजी से जाता हूं, ये सब आपको पता है, ये बजट से पहले की बातें। एनडीएमए को 50 बिलियन दिए, मेडिकल वर्कर्स को 50 बिलियन, एनडीएमए को 25 बिलियन दिए, मेडिकल वर्कर्स को 50 बिलियन दिए, इमरजेंसी फंड
जो है वो 100 बिलियन का किया, टैक्स रिफंड फूड एंड हेल्थ आइटम 15 बिलियन की दी, पेमेंट टू फार्मर्स 280 मिलियन का किया, 200 से बढ़ा के 80 बिलियन ज्यादा किया वीट प्रोक्योरमेंट के, रिलीफ टू एक्सपोर्टर्स 100 बिलियन का, जिसमें 61 बिलियन फास्टर किया, 81 बिलियन नॉर्मल किया, 31 बिलियन डीएलटीएल में किया और 71 बिलियन इनकम टैक्स में किया। रिलीफ टू एसएमई एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को 100 बिलियन का दिया, जिसमें 50 बिलियन फार्मर का था, फर्टिलाइजर की सब्सिडी 37 बिलियन थी, 9 बिलियन के कर्ज माफ किए गए और 51 बिलियन जो था वो एसएमई को थ्रू प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो छोटी सनतों को बिल माफ किए गए, उसकी कीमत 51 बिलियन रुपए थी, जिसको 3 महीने थे जो अभी चल रहे हैं। तो इसका कहना कि क्या क्या नहीं किया और क्या रिलीफ नहीं पाए। डेली वेज वर्कर्स को 200 बिलियन की रिलीफ की, जिसमें 48 बिलियन जो है वो 4 मिलियन वर्कर्स को दिया गया एहसास प्रोग्राम में। ये उसके अलावा है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड थे, ये उसके अलावा है। रिलीफ टू वल्नरेबल फैमिलीज एंड पनागा, उसके लिए 150 बिलियन का है, जिसमें से 115 बिलियन डिस्बर्स हो गया है 9.5 मिलियन को। ये वो है जो एहसास फंड कैश रिलीफ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। रिलीफ ऑन पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल की कीमत 30 रुपए से कम की, डीजल की कीमत 42 रुपए से कम की, केरोसिन की कीमत 52 रुपए से की। फंडिंग टू यूटिलिटी स्टोव 50 बिलियन बढ़ाई, पावर एंड गैस सब्सिडी 100 की दी डेफरमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स के तहत। कुल जो है 1240 बिलियन का यह हिसाब है। स्टेट बैंक ने क्या क्या मेजर्स लिए, पॉलिसी, इसका हम क्रेडिट नहीं ले सकते, स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन क्योंकि हुकूमत के सारे इदारे मजबूत होते हैं और जब मजबूत कोशिश होती है तभी इकोनॉमी रिवाइव होती है। पॉलिसी रेट जो है वो 525 बेसिक पॉइंट चेंज किया गया, तो 13.25 से कम करके 8% पे लाया गया। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन एंड प्रिंसिपल अमाउंट 1 साल के लिए डिफर की गई, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 1 साल के लिए डिफर किया गया। 491 बिलियन फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट, 7,75,305 बोरोअर्स को 1 साल के लिए उनके कर्जों को डिफर किया। 1,319 बिजनेस को रोजगार स्कीम के तहत 96 बिलियन दिए गए, जिसके तहत 10 लाख लोगों को तनख्वाहें दी गई। 1 ट्रिलियन से ज्यादा बैंक्स के जरिए कैपिटल और लिक्विडिटी मार्केट में डाला गया, जिसके अंदर 800 बिलियन जो रिडक्शन इन कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जो पहले 2.5% होता था उसको 1.5% कर दिया गया। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज जो कि 10% होती थी उनको 5% कर दिया गया। चार्जेस ऑन इंटरबैंक एंड आरटीजीएस फंड ट्रांसफर वेव कर दी गई और फैसिलिटेट एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर सब्सिडाइज लोन की स्कीम की शराइत को जो है वो नरम कर दिया गया। फिर कंस्ट्रक्शन पैकेज आया, जिसकी मैं बात नहीं करूंगा, फिक्स टैक्स रिजीम और वो सारी चीजें आपको पता है। फिर 6 बिलियन की एडिशनल सोर्सेज को मोबिलाइज किया, 2.2 बिलियन कोविड का 19 का इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। G20 से हमने डेट रिलीफ ली 1.8 बिलियन की, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1.4 बिलियन दिया, वर्ल्ड बैंक ने 1.8 बिलियन दिया। 38 मिलियन जो था वो डिस्बर्स कर दिया गया इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज में। 200 मिलियन के लोन जो प्रोवाइड किए गए फॉर रिलीफ मेजर्स। ये डॉलर की बात कर रहा हूं, ये रुपये में नहीं बात कर रहा। तो इस तरह एडीबी ने हमें 2.3 बिलियन दिया, जिसमें 1.4 बिलियन निया है और 0.9 बिलियन फास्ट ट्रैक किया गया। तो अब मैं पहले बता चुका हूं कि हमने कहां जाना चाहते हैं, किस तरह देखना चाहते हैं। सिर्फ ये 1 साल का बजट नहीं है, एक मिड टर्म पॉलिसी पेपर भी है इसके साथ, और वो मिड टर्म पॉलिसी पेपर जो है ये भी दूंगा आपको बाकी डिटेल। ये मिड टर्म पॉलिसी पेपर का जो है मुखफ़फ़ है। ये बजट में हमने 2019-20 के जीडीपी ग्रोथ दिखाई थी 2.4%, रिवाइज आई है -0.4%। 2020-21 के बजट में 2.1% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। इन्फ्लेशन हमने दिखाई थी 11 से 13%, रिवाइज 11 से 12% के आई, और
अब बजट में हमने इन्फ्लेशन को 6.5% रखा है। 21-22 में क्या हम फोरकास्ट कर रहे हैं? 21-22 में हम ग्रोथ फोरकास्ट कर रहे हैं 4% और इन्फ्लेशन फोरकास्ट कर रहे हैं 6.2%। 22-23 में हम ग्रोथ फोरकास्ट कर रहे हैं 4.5% और इन्फ्लेशन फोरकास्ट कर रहे हैं 6%। तो ये कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो सिर्फ एक साल को देख रही हो। हमने तकरीबन अपने पूरे टेन्योर के लिहाज से एक कोर्स चार्ट आउट किया हुआ है और उसके दिया है, और उसके अंदर टैक्स रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर। लेकिन हमें एक चीज माननी पड़ेगी कि कर्जे जो हैं वो इस वक्त जो बजट डेफिसिट पब्लिक डेट है वो 87% आया है, और हम इस साल के बजट के आखिर पे इसको 83% पे लेके आने की कोशिश करेंगे। जीडीपी का 83%। 21-22 में 80% पे लाएंगे और 22-23 में उसको 78% पे लाएंगे। तो और हमारी जीडीपी की ग्रोथ सालाना जो है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जो है उसके लिहाज से जो पैसे आते हैं 22-23 के अंदर हमारी इकोनॉमी का साइज जो होगा वो 55,991 बिलियन होगा। इस साल पे 45,560 होगा और 2023 के अंदर 55,990 होगा। तो अब बजट के मेजर्स हफीज शेख साहब ने बयान कर दिए, हमाद अदर ने अपनी तकरीर में कह दी, मीडिया पे आ गए। अब ये बताइए कि सिंध हुकूमत ने क्या? सिंध हुकूमत का भी कारनामे तो सुनने चाहिए ना कुछ। सिंध गवर्नमेंट की साइट है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। उस साइट के ऊपर हिसाब किताब आना चाहिए। पिछले 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट अभी तक टेबल नहीं की। पिछले 3 क्वार्टर के अकाउंट टेबल नहीं किए। असेंबली में डिस्कशन नहीं हुआ। पब्लिक अकाउंट कमेटी में ये रिपोर्टें नहीं पहुंची। 23 साल की रिपोर्ट्स के अंदर अभी तक सिर्फ 4 साल की रिपोर्ट्स को खोला गया है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, 19 साल की खोला नहीं गया। और उसके अंदर जो पैरास की सूरत हाल है वो मैं आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुका था। जरा इनकी परफॉर्मेंस देखें। प्रोविंशियल रेवेन्यू ये जो साइट पे अवेलेबल है वो दिसंबर तक की अवेलेबल है। असूलन मार्च तक की अवेलेबल होनी चाहिए थी और बजट से पहले एक प्रोजेक्टेड जुलाई तक की आती है, जिसकी बुनियाद पे लेजिस्लेटर जो हैं वो अपना शैडो बजट भी तैयार कर सकें और सिंध गवर्नमेंट अपना बजट तैयार करती है। इनकी परफॉर्मेंस का हाल सुनिए कि ये कहते हैं कि फेडरल ट्रांसफर तो 40% हुए, जो वो प्रोजेक्ट हुआ था 40% हुए। भाई आपने टैक्स कितना जमा कर लिया? तो इनमें प्रोविंशियल रेवेन्यू उन्हीं ने तो खुद 29% ही किया। यानी फेडरल गवर्नमेंट से भी 33% खराब परफॉर्मेंस है। 33% लेस देन द फेडरल गवर्नमेंट। हम फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की वजूहात बयान कर चुके कि क्या क्या मुश्किलात हुई, किन किन वजह से हुए। आपने अभी तक अपनी वजह भी नहीं बताई। और ये उस वक्त है प्री कोविड, ये 29% कब की है? दिसंबर तक की है, प्री कोविड। उस वक्त हमारी ग्रोथ 17.7% थी। आप जो दिखा रहे हैं वो आप देखिए क्या कर रहे हैं, इसका जवाब दें। इसके अंदर जो सूरत हाल है, सेल्स टैक्स इन्हें 145 बिलियन जमा करना था। जमा कितना किया? 47 बिलियन। 145 पूरे साल में करना था, आधे साल में 47 बिलियन किया। टारगेट का कितना अचीव किया? 32%। होना कितना चाहिए था? 50%। यानी अपना टारगेट मिस किया कितनी फीसद से? 44% कम कलेक्ट किया जो टारगेट था।
अदर टैक्स रिसीट जिसमें मोटर व्हीकल टैक्स और ये सारे टैक्स शामिल होते हैं, प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हैं, उसका टारगेट था 121.2 बिलियन, जमा किया 44.1 बिलियन। तो ये तो इनका सूरत हाल है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप देख लीजिए, और इसके अगर आप और डिटेल चाहें तो मैं ब्रेक कर दूंगा कि किधर किधर कितना हुआ था, कि प्रॉपर्टी टैक्स में 9080 था 2002, तो ये आप खुद सब ले सकते हैं रेवेन्यू से। मोटर व्हीकल टैक्स जो है 8,971 था, 3,328 जमा किया। स्टैम्प ड्यूटी 14,950 थी, 4,883 जमा किया। सेल्स टैक्स 1,35,000 था, 47,000 जमा किया। तो ये इनकी परफॉर्मेंस है। तो ये क्या बोलते हैं, सिंध इसीलिए तबाह है। तो मैं समझता हूं कि दिले नादा, तुझे क्या हुआ, बता तेरी मर्ज की दवा क्या है। सीट मिनिस्ट्री नहीं मिलती नासिर भाई तुझे, जब तक अकल की बातें ना करने शुरू करो। उर्दू का मुहावरा है, अकल के नाखून लो। तुम्हारे तो सर पे बाल भी हैं, खुजा भी सकते हो, लेकिन नाखून तो ले लो अकल के। अली भाई आप कुछ कहना पड़ेगा, आप इधर आ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप भी बर्दाश्त कीजिए थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूंगा। मोहतरम फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो बात की है, वो पुलिस की जो बात की है, वो बड़ी अलार्मिंग है। कि लगता है कि आईजी साहब के जाने के बाद लगता है कि मफतूहा पुलिस लगती है हमारी सिंध की, कि सिंध हुकूमत ने पुलिस को फतह कर लिया है। नीचे भी जो इसमें डिटेल्स बहुत हैं, हर ज़िले के हिसाब से डिटेल्स मौजूद हैं, लेकिन यह कि उसको बाद में किया जाएगा। और उमरकोट से शुरू करें और कश्मीर तक जाएं तो मामलात ही मामलात हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि कल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे एक वीडियो आई बिलावल साहब की परसों, कल वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अपने बातचीत की, और कल मुर्तज़ा वहाब साहब की और शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिस पे मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि तब्दीली तो नहीं आई, तबाही आ गई। तो मैं उसमें बस 1-2 बातें छोटी सी उनसे कहना चाहूँगा कि न जाने आपकी किताब में तब्दीली क्या है और तबाही क्या है। बजट को बगैर पढ़े बजट पे तबसरा कर दिया गया। और मैं उसकी छोटी सी बात बताता हूं कि पिछले 2 सालों में इनके गुनाहों की सज़ा पीपल्स पार्टी और इनके अंकल नवाज शरीफ के गुनाहों की सज़ा पाकिस्तान के अवाम और पीटीआई की गवर्नमेंट को मिली। पिछले 2 सालों में तकरीबन 5,000 अरब, तकरीबन 4,900 और कुछ अरब रुपए कर्जों की सूरत में वापस करने पड़े, कर्जों और सूद की सूरत। और इस साल भी 2,700 अरब कर्जों की सूरत में वापस देने पड़ रहे हैं, जबकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को देने के बाद 2,000 अरब रुपए बचते हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास। 2,700 अरब तो वापस देने होंगे। एक मिनट अजान हो जाए। नहीं क्या करावल का क्या कि पीटीआई सलामी में अपने बजट को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या था? वीडियो नहीं एमएनए एमपी अपने हिसाब से
जैसा कि नकवी साहब ने बताया कि पिछले साल मूडीज की रिपोर्ट, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, आईएमएफ की रिपोर्ट और हर जगह एक समझे इंडिकेटर्स थे कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल होती जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है। उस सूरत हाल में क्या हुआ था कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 20 अरब डॉलर से नीचे करके 4 अरब डॉलर तक आ चुका था और जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी 137% बढ़ चुकी थी। फिर कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से आप सबको दुनिया जान, तफसील नकवी साहब ने बता दी, मोटी बात करूंगा कि तकरीबन 3000 अरब का इकोनॉमी का हमारी लॉस हुआ, तकरीबन 3000 ट्रिलियन का हमारी इकोनॉमी का लॉस हुआ। और उसके बावजूद 33 ट्रिलियन का, और उसके बावजूद क्या क्या है। बिलावल साहब फरमाते हैं कि सुनामी की तरह बहा के ले जा रहे हैं। तो 1200 अरब का पैकेज अगर हमारा कप्तान देता है तो बकौल बिलावल साहब के कि वो तो सुनामी आ गई, तबाही आ गई। मैं पूछता हूं बिलावल साहब कि आपकी हुकूमत ने क्या दिया। मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करता हूं, मुराद अली शाह साहब अपने रोना धोना बुलेटिन में जरा बता दीजिए कि आपने क्या किया है। हमने तो 1200 अरब रुपए दिए, जिसमें से पहले 144 अरब थे, फिर वो 160 अरब तक जो 12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से कुछ ज्यादा खानदानों को ये बन जाते हैं। हमारा एक एक खानदान तकरीबन 5 से 7 एक फैमिली मेंबर्स होते, तकरीबन 10 करोड़ लोगों तक ये 12 हजार की इमदाद पहुंची। बिलावल साहब आपने दिया कुछ, बकौल आपके सिलेक्टेड इमरान खान ने, जिसको अल्लाह ताला ने इस कौम के लिए सिलेक्ट किया, उसने तो गरीब आवाम को 144 अरब एक और उसके बाद 160 अरब रुपए का पैकेज दिया, जो 200 अरब तक जा रहा है, और 1200 अरब का पूरा पैकेज दिया। डिफेक्टेड चेयरमैन साहब, इन्फेक्टेड चेयरमैन साहब, करप्शन से इन्फेक्टेड पार्टी के चेयरमैन साहब, आपने क्या दिया? जहां आपकी पार्टी में डिफेक्ट है करप्शन का, आपकी पार्टी इन्फेक्टेड है करप्शन से। मैं पूछना चाहता हूं, जरा आप भी बता दीजिए ना, आपने क्या दिया और किसको दिया? और आप कहते हैं बड़ी तबाही आ गई। भाई बड़ा मसला थी, वो मसला हो गया तो तबाही का बजट आ गया। बजट में महंगा क्या हुआ? शेडो बजट दे देना। बजट में वीगो महंगी हो गई भाई। वीगो जो अभी टिड्डी दल के लिए भी पैसे आए, 60% वीगो खरीद ली गई। अरे भाई इस वीगो में बैठ के टिड्डियों का शिकार करना है क्या? लग रहा है कि अब ये होगा, ये वीगो जो खरीदी गई ना 15 करोड़ की, ये वीगो निकलेंगी, हर वीगो के ऊपर एक एक वजीर। अगली में मुराद अली शाह होगा, और उससे पिछली मुर्तबा, फिर मुकेश, फिर सईद खनी, फिर शाह साहब, और ये बैठ के टिड्डियों का गुलेल से शिकार करेंगे लग रहा है। अरे भाई वीगो का टिड्डी दल से वास्ता? तकलीफ क्या है भाई, वीगो महंगी हो गई। अगर ये पहले बजट आता तो सारा टिड्डी दल का बजट इन वीगो में चलाया था। मैं वीगो क्यों, वीगो ले, अगर आपके काम आती है जरूर लीजिए, लेकिन 1.5 महीने से वफाक की जानिब से दिया जाने वाला जहाज, ये कहते हैं ना, कल एक और बात की बिलावल साहब ने कि टिड्डी दल के लिए कुछ नहीं किया। 1.5 महीने से टिड्डी दल के लिए आने वाला जहाज सखर एयरपोर्ट पर खड़ा है, पायलट कराची के होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन उसको पेट्रोल नहीं दिया। इस्माइल राहू साहब जो खुद भी इन्फेक्टेड भी हो गए हैं, डिफेक्टेड भी हो गए हैं, इनके साथ मिलकर महाचोर हो गए हैं। अच्छा आदमी था फाजिल राहू का बेटा, बदनाम कर दिया अपने आप को। सब्जी मंडी से लेकर टिड्डी दल तक जितनी करप्शन की है, आज फाजिल राहू साहब की रूह तड़क रही होगी कि इस्माइल राहू तुमने भी यह किया। वीगोस खरीद ली, जहाज खड़ा हुआ है, लोग बेचारे टिड्डी दल में तबाह हो रहे हैं। तो ये तो हो गया टिड्डी दल के लिए। बाकी जी, वीगो महंगी हो गई, सिगार महंगी हो गया, ई सिगरेट महंगी हो गई, इंपोर्टेड ड्रिंक्स महंगे हो गए, इंपोर्टेड चॉकलेट महंगी हो गई, बाहर से आने वाली मुख्तलिफ पुरताइश अशिया महंगी हो गई, बड़ी तकलीफ हो गई। सस्ता क्या हुआ? वीगो महंगी हो गई, मोटरसाइकिल सस्ती हो गई, मोटरसाइकिल वालों से तबाही हो गई। भाई वीगो महंगी, मोटरसाइकिल वीगो चलाता है वडेरे का बेटा, मोटरसाइकिल चलाता है गरीब का बच्चा। वीगो महंगी हो गई, चिंची रक्षा और रक्षा सस्ता हो गया। रक्षे में तो इनका मैं कह रहा हूं परदादा से लेके पोतों तक नहीं बैठे होंगे, इनका क्या वास्ता रक्षों से।
बड़ी बड़ी जीपों में बैठने वाले लोगों ने क्या पता कि सस्ते रक्शे में ज्यादा रक्शे बैठ जाएंगे। एक चिंची रिक्शे में हमारी बहन बेटियां खवातीन दूसरे मर्दों के साथ जब बैठ के जाती हैं तो उनसे पूछो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। मोटरसाइकिल पे वो तो है, ट्रांसपोर्ट का अलग एक वो सब्जेक्ट है। महंगा हो गया, जो मैंने बताया आपको, वीगो महंगी, सिगरेट इंपोर्टेड महंगी, सिगार महंगा, नकवी साहब नाराज हो रहे होंगे, ई सिगरेट महंगी, ये सारा कुछ महंगा। इंपोर्टेड, एक मिनट प्लीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स महंगे। सस्ता क्या हुआ जिसकी तकलीफ? मोटरसाइकिल सस्ता, रक्षा सस्ता, दूध सस्ता, दही सस्ता, मक्खन सस्ता, देसी घी सस्ता, दलिया सस्ता, दालें सस्ती, चावल सस्ता, फल सस्ते, खुश मेवा सस्ता, मछली सस्ती, अंडे सस्ते, मिठाई सस्ती, सब्जी सस्ती, मसाला जार सस्ते, चीनी सस्ती, सोयाबीन सस्ता, घरों के बिजली के आलात सस्ते, ट्रैक्टर सस्ता, थ्रेशर सस्ता, फिजाई सफर सस्ता, कंप्यूटर सस्ता, कंप्यूटर के पेपर सस्ते, लोकल मोबाइल फोन सस्ते, मोटरसाइकिल सस्ती, रक्षा सस्ता, बच्चों की जो बच्चा की जो दवाइयां हैं, खाने की जो डाइट है वो सस्ती। इन सब चीजों से इनका वास्ता ही नहीं है जो सस्ता हो गया। मैं समझता हूं इस सूरत हाल में इतने प्रेशर के बावजूद अगर हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, इसके ऊपर सलाम दोनों हाथों से मेरे कप्तान और उसकी टीम को। और बात करते हो कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं बढ़ी, वो भी रोना धोना लगाया हुआ उन्होंने। अरे भाई उनसे पूछो जिनकी नौकरियां चली गई कोरोना की वजह से, जो बेरोजगार हो गए कोरोना की वजह से। अगर सरकारी मुलाजमीन भाई तनख्वाह तो मिल रही है छुट्टी के बावजूद, पेंशन तो मिल रही है छुट्टी के बावजूद, वो बुजुर्ग जो रेड़ा लगाते थे, ठेला लगाते थे, कोई बेचारा जवान कंडक्टरी करता था, कोई छाबड़ी लगाता था, कोई मजदूरी करता था, कोई तगारी उठाता था, कोई बेलचा उठाता था, उसको 12-12 हजार दिए मेरे कप्तान ने। उनकी बात भूल गए हो, उनकी बात भूल गए हो। और उसके अलावा कोई नया टैक्स नहीं लगाया। इतने प्रेशर के बावजूद एहसास प्रोग्राम जारी रहेगा, इतने प्रेशर के बावजूद। और उसके बाद तबाही आ गई फरमाते हैं। मैं एक सवाल करता हूं इस डिफेक्टेड और इन्फेक्टेड पार्टी के चेयरमैन से, ये थर के 4 मजदूर गुज़िश्ता रोज ये कुएं में से पानी की तलाश में, प्यासे थर में पानी की तलाश में एक मजदूर की लाश निकाली जा रही है। पानी की तलाश में। ये कोई खजाना ढूंढने नहीं गया था, ये सोने की कान ढूंढने नहीं गया था, ये कोई हीरे की कान ढूंढने नहीं गया था, पानी ढूंढने गया था। उस थर से जहां तुमने अरबों रुपए ओसिस कंपनी को देकर वो अपने पास आरओ प्लांट बंद करा के अपने अकाउंटों में ट्रांसफर कर लिया। और कल ये 4 मजदूर इस्लाम कोर्ट से 40 किलोमीटर दूर, ये 4 लाशें आपके मुंह पर तमाचा है। अगर शर्म हो तो इसी कुएं में जाकर अपनी टीम को मार दो जिन्होंने थर्क में आरओ प्लांट का नाम लिया और आरओ प्लांट नहीं दिए। अखबार का मेरे इधर तो नहीं पड़े, इधर तो नहीं पड़े, चलो ठीक, सॉरी। और दूसरी बात, एक हमारी फुप्पो साहिबा भी है। पिछले दिनों जब इमरान इस्माइल साहब ने बात की थी कि लाहौर की लैब में टेस्ट करा लो, फिर भी सिंध खतरे में पड़ गया था। भाई सिंध की आजादी, सिंध का मसला पड़ गया था। ये मैं कहता हूं, अरे भाई सिंध के लोग जितने मुहिब्बे वतन हैं, सिंध जितने पाकिस्तान दोस्त हैं, सिंध सूबा सिंध की असेंबली से पाकिस्तान की करारदाद पेश हुई और आप सिंध में सिंध कार्ड खेलते हो। मैं कहना चाहता हूं, जब इमरान इस्माइल साहब ने कहा तो आपको कहा वो मसला हो गया, हम टेस्ट कर रहे हैं। जहाज हादसा हुआ, सब मुतासरीन को 10-10 लाख रुपए फौरी तौर पर घर जाकर दिए गए, जख्मियों को भी दे दिए गए। आपके काम सिर्फ एक लग गया उसके अंदर, बाकी रेस्क्यू का काम फौज ने किया, रेंजर्स ने किया, पीआईए की टीम ने किया, सिविल एविएशन ने किया, हम सब लोग वहां पहुंचे। आप तो फोटो खिंचवाने गए थे 2 मिनट के लिए। जहाज का हादसा सब लोग थे, हादसा तो जाते हैं, जहाज का हादसा उस तरह का हादसा नहीं था जो बिल्डिंग कंट्रोल में होता है, कि जाली बिल्डिंगें, नाजायज बिल्डिंगें, जाली नक्शे, एक्स्ट्रा फ्लोर्स,
आपने बनवा के दिए लियारी में हर जगह, और 30-40 लोग मर चुके, किसी को ना कंपनसेशन दी ना कार्रवाई की। जहाज की इन्वेस्टिगेशन आएगी 22 तारीख को। सिर्फ आपके जिम्मे क्या था कि लाशों की शनाख्त करा दो। पप्पो आ गई, वज़ीर-ए-आला आ गए, वो आ गए, वो सीडी प्लेयर, कि हमारे पास हमने सिंध में वो बना ली है, लेबोरेटरी बना ली है। तो कल के अखबार के अंदर, आज के अखबार में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये उनकी फैमिलीज क्या कह रही है। फैमिलीज ऑफ PIA क्रैश विक्टिम्स कास्ट डाउट ओवर सिंध गवर्नमेंट फंडेड KU लैब, कि उन्हें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो KU में लैब बनाई गई है उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे इतराजात दे दिए, और आप लोगों ने देखा भी होंगे, वो सारे जो अपने खानदान की लाशें लेने के लिए वो कह रहे थे कि हमारे साथ क्या सलूक किया है, बदतमीजी की गई है, और मारो उसके ऊपर। और भाई ये हमारे PTI के लोग नहीं थे, उसके साथ मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़ा एक अंग्रेजी अखबार कह रहा है, रिलेटिव्स प्रेज स्विफ्ट पोलाइट रिस्पॉन्स ऑफ पंजाब फॉरेंसिक लैब। यही फर्क है सिंध की हुकूमत में, यही फर्क है पंजाब की हुकूमत में, कि ये लोगों ने भी कहा कि हमारे साथ जुल्म किया गया, हमारे साथ जुल्म किया गया, और सारी बॉडी जो है वो पंजाब में भिजवा दी जाए। मैं समझता हूं जनाब आली कि ये फर्क है। आज इस कोविड के दौर में आप वज़ीर-ए-आला हाउस में 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, मीडिया पे देखा हमने, 1.5 करोड़ रुपए वज़ीर-ए-आला हाउस की तज़ीनो आराइश के लिए, मेकअप, पॉलिश, ब्रश, ये वो लगाने के लिए, वज़ीर-ए-आला साहब को निखारने के लिए, चूंकि इसलिए भाई डेली बुलेटिन करना था, मेकअप भी होगा, पाउडर भी लगेगा, उन्होंने खबरें तो पढ़नी है जाके, बाल भी बनेंगे। 1.5 करोड़ रुपए सेट बनता है ना, डेली सेट बनता है रोना धोना बुलेटिन के लिए, और हमारे कप्तान ने 18 करोड़ वापस 21 करोड़ वापस कर दिए। जो खर्चा था 21 करोड़ खर्चा कम हुआ, वज़ीर आज़म हाउस का चला गया। आज का यही अखबार लिखता है कि 40% डिक्रीज सदारती ईवान सदर के खर्चों में। मतलब हमारे अगर बजट में कर्जे लेने पड़ रहे हैं, अयाशियों के लिए नहीं लेने पड़ रहे, अब आपकी खिदमत के लिए, और अगर ये कर्जे ना होते आप लोगों के चढ़ाए हुए, ये रिलीफ का काम बहुत ज्यादा हो रहा होता। तो मैं कहना चाहता हूं कोरोना की सूरत हाल में अल्लाह रहम करे हम सबके ऊपर, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मजालिम हो रहे हैं, जो आगा खान अस्पताल जो कि वेलफेयर के लिए लिया गया था, आज 18 लाख एक डॉक्टर से बिल लिया जा रहा है। और दूसरी जानिब मैं कहता हूं खुदा के लिए प्लाज्मा ना बेचो, प्लाज्मा का कारोबार जो करने वाले उन्हें पोल पे खड़ा करके लटका दो। जिंदगी बेचने के लिए डोनर्स अल्लाह वास्ते में दे रहे हैं, डोनर्स मदद में दे रहे हैं, और बीच में एजेंट्स जो है वो प्लाज्मा की खरीदारी कर रहे हैं। सिंध में मैं फिर सवाल छोड़े जा रहा हूं, वज़ीर आला साहब बताएं कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने मरीज हैं, कितने मरीज वेंटिलेटर्स में हैं। बड़े बड़े अस्पतालों को आगा खान को पैसे दिए गए, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों को पैसे दिए गए, लेकिन उसमें दाखिल कौन होता है? जिसको हेल्थ डिपार्टमेंट से फोन जाता है। मतलब अस्पतालों को पैसे दिए गए कि गरीब का फ्री इलाज कराओ, एडमिट कौन हो रहा है? जिसको हुकूमत मैं वो कर रही फोन कर रही होती है। मैं समझता हूं कि इस मुश्किल हालात में जितना बेहतरीन बजट पेश किया जा सकता था वो किया है। और दूसरा अभी देखते हैं, घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर। सिंध असेंबली में इन्होंने जो वहां किया हरकतें की हैं इस्लामाबाद में, हम देखते हैं कितना सिंध दोस्त बजट लेकर आते हैं। ना इन्होंने 2 क्वार्टर से हमें अकाउंट्स दिए हैं, ना तफसीलात दी हैं, ना ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट दी है। और इसीलिए आज मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, बड़ी बड़ी मेहरबानी से। ये बताइए, हमेशा पोस्ट बजट से पहले अपोजिशन जो है अपना शेडो बजट पेश करती है, आपने पेश नहीं किया और आपने क्या तजावीज़ सिंध गवर्नमेंट को दी है शामिल करने के लिए बजट में? जी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे अगर अदाद शुमार मिल जाएं, वरना मैं जितने भी अदाद शुमार मिले, पिछले साल भी हमने शेडो बजट पेश किया था, इंशाअल्लाह इस साल शेडो बजट इनके बजट पेश करने से पहले पेश करेंगे, या फौरन अगर इन्होंने जुमे के दिन बजट पेश किया तो अगली इतवार को हम शेडो बजट पेश करेंगे। आपने कोई तजावीज़ दिया या शामिल? जी हमने जो तजावीज़ दी हैं उसका हमें पता नहीं, इससे कि सिंध असेंबली में एक रिवायत प्री बजट सेशन की होती थी, वो ख़त्म कर दी गई। गुज़श्ता बजट के दौरान आपका तकरीबन बाइकाट था, जिस दिन बजट मंजूर हुआ था आपका बाइकाट था, तो इस मरतबा की क्या तैयारी है जो सिंध हुकूमत बजट? मेरे ख्याल से मैंने तो 4 घंटे की तकरीर की थी, उसके बाद वजीर आला ने की थी, हमने तो कोई बाइकआउट नहीं किया था बजट सेशन का। ये कोविड के सेशन पे मैंने स्पीकर के खिलाफ बजाते खुद किया था
क्योंकि स्पीकर ने रूलिंग जो दी है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ दी थी। नबी साहब, आपने 3.4 बिलियन डेफिनेट पेमेंट की बात की ऑयल की। आपको मैं एक बात ही बताऊं कि हुआ ये था कि जब ऑयल की कीमतें कम हुई तो उससे हुकूमत पाकिस्तान उल्टा जो है लॉस क्लियर करना पड़ा। तो ये आपसे नहीं, प्लीज देखिए, ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो उसी तरह परचेज हो रही हैं। सिर्फ जो उस वक्त के ऑयल की प्राइस थी उसी के लिहाज से पेमेंट हो रहा है, सिर्फ वो 1 साल बाद पेमेंट हो रहा है कि आपका कैश फ्लो बेहतर हो जाए। इससे कि जब कीमत कम होगी, अगर वो चल रहा है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोग्राम। जो आज तेल खरीदा जा रहा है वो 1 साल बाद दिया जाएगा। तो ये डेफर्ड पेमेंट का ऑयल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो वक्त जिस वक्त जो खरीदा जा रहा है उसी के लिहाज से 1 साल बाद पे होगा। तो बता रहा हूं कि 1 साल बाद पेमेंट कम हो गई थी, तो उससे पाकिस्तान नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, ये ऐसी बात है कि आपने 100 रुपए आज खर्च कर दिए, मैंने कहा 1 साल बाद दे देना, बस यही हुआ है। खर्च तो आप कर चुके थे। चल